अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग फ़ौज़िया कुसुम राना और आज हम बात करेंगे कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर। PTI ने जो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्लिमान के बाहर पार्लिमान लगाने की बात कर दी है। इसके साथ साथ इमरान खान ने मशरूत कर दी है एहतजाजी तहरीक सैलाब से कि अगर सितंबर में हालात सैलाब ज़दा ना हुए तो फिर लाहे अमल जो है अगला दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ी खुशखबरी आ जाई है कि जिस तरह से बार बार तनकीद हो रही थी कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन PTI की ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन अलीमा खान के बेटे की आज ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे BNP के जो कह लें जलसे पर एक धमाका हुआ है, इसकी सब ने पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की है। और अताउल्लाह मैंगल जो हैं उनकी चौथी बरसी के मौके पर ये खुदकुश हमला जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से अगर हम कौम परस्तों की बात करें तो हमें सारी क़यादत उस जलसे में मौजूद थी। लेकिन जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि इस किस्म का इकट्ठ जो है वो ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये किया गया। और जो वहाँ पर कमिश्नर हैं और जो एडिशनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं हमजा शफ़कात, उनका कहना था कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी एक्टिविटी जो है वो कोयटा में नहीं हो सकती है। अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करते हुए इसी पर बात कर लें तो एक ये अचंभे की बात ये है कि शाम 6 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। क्या हुकूमत, इंतज़ामिया और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इतने बेबस हो चुके हैं? क्या इनका तदारुक क्यों नहीं हो पा रहा है? 2007 से लेकर अब तक अगर हम ऑपरेशंस अगेन एंड अगेन गिनवाने शुरू कर दें तो वो उसका कोई हल नहीं है। फिर एक सख्त तरीन कानून भी लाया गया कि किसी को भी उठाया जा सकता है और 90 दिन गवर्नमेंट जो है वो अपनी तहवील में रख सकती है। इसके साथ साथ जो लापता अफराद के जो महरंग बलोच इस वक्त जेल में हैं, वो रिमांड पर हैं और वो मसला हल नहीं हो पा रहा है, उनके जो अहले खाना है वो F6 में सरापा एहतजाज हैं। कहने ये सारी चीज़ें हम इसलिए कि ये मुहर्रिकात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग से ज़ेर बहस नहीं ला सकते हैं। अब जहाँ तक बात आ गई कि अगर कल हम देख रहे थे कि एक और अहम तरीन चीज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, ट्रेन जो है वो उसको रास्ते में रोका गया जो कि बलूचिस्तान जा रही थी। तो आप देखें कि ये कब तक होता रहेगा और कब तक हम जो है हम ये दावा करते रहेंगे कि हमने दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म कर दी है, हमने अस्करियत पसंदों की कमर तोड़ दी है। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि ये वाक़यात बन्नू का जो अफसोसनाक वाक़या है हम उसकी बात करें या हम कोयटा में जो अफसोसनाक सूरत हाल बनी है हम किसकी बात करें। क्या हमारे ये दोनों सूबे, ख़ुसूसी तौर पर इन दो सूबों का मैं इसलिए ज़िक्र करने लगी हूँ कि दहशतगर्दी की आड़ में ये मुतासरा तरीन जो सूबे हैं ये वो हैं। और जब हम बात करते हैं दीगर अवामिल की या फिर अलहदगी पसंद तंजीमों को जो फितनतुल हिंदुस्तान के तहत भी अगर ऑपरेट हो रही हैं बलूचिस्तान में, जो कि गवर्नमेंट अपनी ब्रीफिंग्स में हमें ये बताती है, जो कि शवाहिद और एविडेंस दिखाती है और दुनिया भर में भी ये शवाहिद पेश किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से जो BLA है उनको भी कल अदम और दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब कहने की बात यह है कि उनके जो हमायती और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो कि हमें कहीं पर स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, कहीं पर खुद कुछ अटैक्स होते हैं तो हमें नज़र आता है कि जी अगर कोई फीमेल अटैक करिए, जैसे कि शारी बलोच थी, शी वॉज अ डॉक्टर। कहने का मकसद ये है कि ये जो पढ़ी लिखी लॉट है ये किस तरह से इनकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, किस तरह से ये उनका हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये वहाँ से वापस क्यों नहीं आते हैं और ये कितने सालों से अगर ये अमल जारी है तो ये ख़त्म कब होगा। क्या अलहदगी पसंद जो हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो जो रियासत है वो उनके लिए अपनी रिट जो है बहाल कराने में क्यों नहीं कामयाब हो पाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें, मैं मज़म्मत करती हूँ जो बन्नू में सारी सूरत हाल बनी है। कहने का मकसद ये है कि कहीं तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जाता है, कहीं पॉलिटिकल हमारे रहनुमाओं को, कहीं वकला को, कहीं आम शहरियों को, और मकसद वही होता है टेरर फैलाना। अब अगर हम थोड़ी सी बात इस पर कर लें, जो चौथी बरसी सरदार अताउल्लाह मैंगल की थी, उस हवाले से कोयटा में जो जलसा हो रहा था वहाँ पर जो सूरत हाल डेवलप हुई खुदकुश हमले के बाद, अगर देखें कोई बड़ी सियासी शख्सियत खुदा न खास्ता इस हमले की जद में अपनी जान की बाजी गंवा बैठती तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती। क्या हम ये जो नफ्सा नफसी ख़त्म होने की बात होती है, सब बात करते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हमें ये थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, वो उनका कहना ये है कि हमारे पर तो कोई ऐसा साजगार सियासी माहौल ही नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ना हमारे पास पार्लिमान में कोई उनका जो कंस्ट्रक्टिव रोल है वो हम प्ले कर सकते हैं। इनकी डमी कायमा कमेटियों में हमें बैठने का क्या फ़ायदा है। हमने देखा है क्योंकि 28 से के करीब जो कायमा कमेटीज़ हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है और पार्लिमान के बाहर पार्लिमान सजाने और लगाने की
انہوں نے عملی طور پر ایک روایت بھی کہہ لیں کہ شروع کر رکھی ہے، اور یہ اجلاس انہوں نے کنڈکٹ کیے، اور یہ احتجاج کا ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات، سیلاب کی صورتحال، آج انڈیا کی طرف سے جو ستلج کی وارننگ ہے وہ بھی ایشو کر دی گئی ہے، اس کے تحت چناب جو ہے ابھی تک اس کے سیلابی وار جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آئیں کہ نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہو گئے کہ کوئی جو ریسکیو ریلیف کی جو کام جاری ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری مانیٹرنگ کے بغیر یا ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں وہ کر سکتا ہے۔ دفعہ 144 ایسے علاقوں میں لگائی گئی ہے جس پر جو مخیر حضرات اور دیگر ادارے آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا موقف، جو پنجاب گورنمنٹ کی میں بات کری، ان کا موقف یہ ہے کہ شاید یہاں پر جو ہے وہ ناقص کھانا جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اس قسم کی شکایات آئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ اقدامات لینے پڑے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو سٹریم لائن کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ لوگ دوسروں کو رسائی نہ دے۔ میڈیا کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جو کہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے، اور میڈیا وہ آواز بنا کرتا ہے کسی بھی پسے ہوئے طبقے کی، تو یہ ایکسس جو ہے یہ نہیں روکنی چاہیے۔ دوسرا، جو اگر ریلیف اور ریسکیو کی بات کریں تو وہ انکلوزیو ہونا چاہیے، اس میں ایسی خواتین جو کہ جن کے خیموں میں مرد نہیں ہیں، واش روم کی سہولیات اور کھانے پینے کا جو انتظام ہے صرف چند لوگوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اور مطلب کہ بہت سارے لوگ، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو جاننے والے ان فیلڈز میں اتلے ہوئے ہیں جو کہ سیلاب زدہ علاقے ہیں، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں۔ آج ہم کوشش اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ تک اگر آواز پہنچتی ہے تو آپ ان کی مدد کریں، کہ ان کے پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں ماں اور بچے کی، اگر صحت کی ہم بات کر لیں تو اگر ان ریلیف کیمپس میں گورنمنٹس بھی اور دیگر ادارے بھی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر وہاں تک وہ پہنچائیں، اور ریسکیو ریلیف میں جو خاص طور پر متحرک لوگ ہیں، کیونکہ اگر ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی تو میرے خیال میں جب ابھی تو جو فرسٹ سٹیجز چل رہی ہیں ریسکیو ریلیف کی، اور اس کے بعد وبائی امراض سمیت بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ شاید تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور کام کم ہو رہا ہے، یا کام اس نوعیت کا یا کوالٹی کا نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے جو لوکل انتظامیہ ہے تمام تر صوبوں کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال سیلاب کی ہے، پنجاب میں بھی، اور جو صورتحال ابھی سندھ میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ مزید ہمارا کوئی صوبہ جو ہے اس وجہ سے متاثر ہو، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نیکسٹ جو 24 to 48 آورز ہیں اس کے دوران شدید بارش کی پریڈکشنز کی گئی ہیں، اور خاص طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، اور جس کو کچھ لوگ اس کو کلاؤڈ برسٹ بھی کہتے ہیں، کہ وہ بھی کچھ مقامات پر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شدید بارش کا مطلب موسلا دھار بارش، اور جو کہ اچھی خاصی بارش جو ہے وہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ایک تو پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وارننگ دی گئی ہے، پھر اسلام آباد میں بھی 3 سپٹمبر تک شدید بارشوں کی جو وارننگ تھی، آج تو بارش نہیں ہوئی ہو لیکن رات تک پھر بھی ایکسپیکٹڈ ہے، میٹ آفس کہہ رہا ہے کہ رات میں یہ بارش ہو سکتی ہے۔ اب اس ساری باتوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، جو سلمان اکرم راجہ کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں تو اللہ نے ہمیں عذاب دیا ہے۔ اس کے بہت سارے پہلوؤں پر ہر کوئی بات کر رہا ہے، میں اس پہلو پر بات کروں گی کیونکہ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے جو عمران خان نے بھی بیان دیا ہے، خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، کہ میں بلین ٹریز سونامی اور درخت لگانے کا حامی تھا، میں نے اپنے ادوار میں یا اپنی گورنمنٹ میں یا جتنا میں کر سکتا تھا میں نے یہ پوری کوشش کی ہے۔ اس وقت شاید مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ درخت لگانے چاہیے، اور یہ اس گورنمنٹ کو بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال یہ سیلاب نہ آئے تو انکلوزیو پالیسی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان اکرم راجہ نے کہا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر اعمال کی وجہ سے ہو تو شاید اسرائیل تباہ ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو یہ اعمال نہیں ہے بلکہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماحولیاتی تبدیلی ہم انسانوں کے اعمال نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر آپ اور میں اور ہم سب یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ کرۂ ارض جس توازن کے ساتھ ہمیں عطا کی تھی، کیا ہم نے اس کو اسی طرح سے رکھا ہے جس طرح سے انسان کی ابتدائی زندگی تھی، یا دیگر ممالک میں جس طرح سے زندگی ہے، کیا ہم نے اس طرح سے پلان کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ٹاؤن پلاننگ کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دیہی علاقوں کو اس لحاظ سے پلان کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو وہ سہولیات دی ہیں جو ان کو دی جانی چاہیے تھی، یا پھر ہم برقی آلات والے وہ کہتے ہیں نا روشن قسم کے سیمنٹ کے ڈبوں میں محفوظ ہو کر رہ گئے، جہاں ہم گرمیوں میں اے سی ترین والی صورتحال میں اور سردیوں میں ہم ہیٹر ترین والی صورتحال میں رہنا پسند کرنے لگ گئے ہیں، اور شاید
इसी वजह से हमारे अमाल ही की वजह से ये माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली भी है, हमने तवाज़ुन बिगाड़ कर रख दिया है। हमने अपनी आबादी की तादाद कितनी होनी चाहिए, हमने उस तक को तो मैनेज नहीं किया, तो हम क्या इस बात को कैसे हम डिनाई करेंगे सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है सलमान अकरम राजा का, और ये बयान हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने टिपिकली तनकीद करते हुए गवर्नमेंट से कहा है कि ये गवर्नमेंट चूँकि अवाम के वोट से नहीं आई है, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, तो इन पर अजाब आया, तो इस बात पे बात हो सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्स देखे जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया जाए तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको किसी तौर भी माहौलियाती तब्दीली से नहीं जोड़ सकते हैं। हम सियासी अदम इस्तेहकाम से तो इसको जोड़ सकते हैं। पार्लिमान का इनफेक्टिव हो जाना, इंक्लूसिव ना रहना और वो शमूलियत जो अवाम ने दे रखी है वो सामने ना आने को, इन सारी चीज़ों से हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने अमाल को इन अ सेंस देखते हुए कि जिस तरह से दरियाए रावी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसने अपना कब्ज़ा छुड़ाया है, शायद हमें भी अपने अमाल को दुरुस्त करते हुए अपनी सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस तरह रावी ने अपनी सिमत बना ली है, तो इस तरह हमें भी अपनी सिमत बनाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में शायद हम इंसानों से तो नहीं सीख रहे हैं, हम दूसरे ममालिक से भी नहीं सीख रहे हैं, हम कोई अच्छी जो सियासी जमातें तरक्की याफ्ता ममालिक में हम उनसे भी नहीं सीख रहे हैं। हम उन ममालिक से जहाँ पर जो मैनरिज़म है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, एथिक्स हैं, शायद हम वो भी नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि अभी सैलाब वाली सूरत हाल में अगर नाकिस खाना जो डिस्ट्रीब्यूट करने की शिकायत की वजह से गवर्नमेंट को ये सख्त तरीन इक़दाम लेने पड़े हैं कि नोटिफाई कर दिया गया कि कोई और रिलीफ वर्क नहीं करेगा और दफ़ा 144 लगानी पड़ी है, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। कुछ लोग ये खदशात का इजहार कर रहे हैं कि क्या कोई जहर मिलाकर खाना जो है फ्लड वाले इलाकों में अगर पहुंचा दे तो फिर क्या होगा। तो ये अच्छी बात है कि हुकूमत अपनी सुपरविजन में ये काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद खुद नुमाई की वजह से भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ले रही है। लेकिन नाकदीन ये भी कहते हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से जो मुतासरीन हैं, चाहे वो सैलाब और बारिश के और सूरत हाल जो इस वक्त दरपेश है मुल्क को मानसून के स्पेल्स के बाद से, तो उस तरह से उनकी वो मदद नहीं की जा सकी है। हालांकि जो अली मीन गंडापुर दावेदार हैं कि हम ख्याल रख रहे हैं, हम इवन इन कैश भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर ने इमरान खान को 90 दिन के अंदर अंदर रिहाई दिलानी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो उन्होंने वो की है ना, जो अप्रिशिएट हो रही है, जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने इमदाद के ट्रक्स भेजे हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि हमें उस पर भी खुदनुमाई नज़र आई, उनकी फ़ोटो चिस्मा थी, लेकिन उसको हम इसलिए भी सराहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, और अगर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के परचम के वो कहते हैं अवेज़ा किए हुए वो ट्रक्स जा रहे थे, तो वो एक भाईचारे की एक हमें अच्छी मिसाल नज़र आई है। लेकिन ये मिसालें हमें अल्लाह माफ़ करे कि ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब इन्हीं में नज़र नहीं आनी चाहिए। हमें वैसे भी बायलैटरल अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखने चाहिए, और बायलैटरल ताल्लुकात अगर हम ममालिक की सतह पर देखें तो मेरे ख़्याल में पहले हम आपस में देख लें कि सियासी जमातें किस तरह से उनको कोएग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी सियासी जमात को ये नौबत ना आए कि वो बाहर अपनी पार्लिमान लगाए, और जब तक हम अपने इन सियासी मामलात को नहीं संभाल सकेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में ये जो कयास है पॉलिटिकल, ये ख़त्म नहीं होगा। और मुझे नहीं पता हम क्या चाहते हैं, कभी सैलाब, कभी ज़लज़ला, और कितनी आफात का हम इंतज़ार करेंगे। मेरे ख़्याल में हमें एज़ ए कौम रिएक्ट करना चाहिए, और कौम के तौर पर जब हम रिएक्ट करना सीख लेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में कोई बेहतरी आएगी। फिर हमें ये नोटिफिकेशंस नहीं करने पड़ेंगे कि खाना जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। रेस्क्यू और रिलीफ में कोई भूखा नहीं मरेगा, किसी के बच्चे जो हैं वो दूध से नहीं बिलक रहे होंगे, बल्कि जो तमाम इसेंशियल कह लें कमोडिटीज़ हैं वो बाआसानी हर कोई कोशिश करेगा कि पहले मैं वहाँ लेकर पहुँच जाऊँ, ना कि हमें दफ़ा 144 लगानी पड़े। क्योंकि ये दफ़ा 144 सिर्फ सैलाबी सूरत हाल पर नहीं लगी हुई है, ये दफ़ा 144 एक सियासी जमात पर भी लगी हुई है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो ना बात कर सकते हैं, जो ना जलसा कर सकते हैं, जो कि इकट्ठ तक नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में जो सियासी अपनी अना है और ज़ाती इनाद है उसको ख़त्म करके ये दफ़ा 144 भी उठा देनी चाहिए, वरना फिर ऐसा ना हो कि सैलाब ज़दा इलाकों की बजाय हमें हर कोने में ही दफ़ा 144 जो है वो नज़र आए। आज के लिए फ़ौज़ा कुलसुम राना को इजाज़त दीजिए। फॉलो करते रहिए माय नेक्स्ट न्यूज़।